ऑलराइट क्लास, सो आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 13 है हमारा। दिस इज़ जर्नल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें फोर्थ लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 3 लेक्चर जो है वो मैंने जो है वो कर दिया है, ठीक है, या फिर 3 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ और फोर्थ लेक्चर जो है वो हमें अब लेना है इसमें, दैट इज़ लेक्चर नंबर 4। अच्छा, अपलोड मैंने 2 लेक्चर्स किए हैं इसके, ठीक है, लेक्चर 1 और 2। 3 जो कल रिकॉर्ड हुआ था उसको मैंने अपलोड नहीं किया अभी, क्योंकि वो NIT यूनिवर्सिटी का टेस्ट आज चल रहा है, कल भी है, तो उस पर थोड़ा वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। तो उसी की वीडियो अभी फ़िलहाल आज डलेगी, कल भी उसी की डलेगी, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वो मतलब देखा जाता है उसके लिए प्रायोरिटी वाइज वीडियो अपलोड करते हैं ना, किसको ज़रूरत ज़्यादा है। तो अभी NIT वालों का टेस्ट चल रहा है तो उन्हीं के अपलोड कर रहा हूँ। बाकी आपका मैंने एनालिस्ट करके रखा हुआ है, मतलब रिकॉर्ड करके अपलोड होकर रखा हुआ है। क्लिक करूँगा तो फाइनली आपके पास पहुँच जाएगा, बट अनलिस्टेड फॉर्मेट में है। आप सबको तो मैं डायरेक्ट भी ऐसे ही भेज सकता हूँ। अनलिस्ट में ये होता है कि मेरे पास होती है, मतलब वो किसी और को नहीं देखेगी, लेकिन जिसको मैं लिंक शेयर करूँगा उसके पास आ जाएगी, तो उस तरह से। बट जाहिर सी बात है कि आप सब क्लास में थे तो आपको नीड तो है नहीं। तो ये 4th लेक्चर होने वाला है। 3rd लेक्चर कल हो गया था, वो कल रिकॉर्ड भी हो चुका था, ठीक है। तो आज हम 4th लेक्चर कर रहे हैं और 4th की रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है। तो जो लास्ट टाइम हमने किया था बेटा, तो उसी के हवाले से, उसी आगे से बढ़ेंगे आज हम। तो रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, और जो है वो 3 रिएक्शंस मैंने आपको करा दिया था। फर्स्ट रिएक्शन में आपने देखा था, दैट वाज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन होता है। सेकंड रिएक्शन, उसके बाद हमने रिएक्शन वाटर के साथ देखा था कि वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करता है एस ब्लॉक एलिमेंट। और थर्ड रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि जो है वो हैलोजेंस के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है, किसका भाई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो आज हम बाकी और रिएक्शन देखते हैं उसके। रिएक्शन नंबर 4 है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन किस तरह से होता है ये देखते हैं। नाइट्रोजन आप जानते हैं नाइट्रोजन एक गैस है, दैट्स वाई उसको हम N2 लिखते हैं, चूँकि गैसेस को हमेशा डायटोमिक स्टेट में लिखा जाता है। तो 1A और 2A दोनों से रिएक्शन हम शो कर देते हैं, ठीक है। तो 1A ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्शन पहले हम शो करते हैं, मतलब अल्कली मेटल्स के साथ, और कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे एलिमेंट सेम तरह से रिएक्शन करेंगे 1A ग्रुप के। तो हम कोई भी ले लेते हैं, सबसे फेमस तो सोडियम ही होता है 1A ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो हम सोडियम को लेते हैं Na और इसके रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोजन के साथ N2 के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 एलिमेंट साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये एडिशन ही हो सकती है इनके अंदर। तो Na के साथ एक N और जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, जो कल हमने कई बार किया है। सोडियम की वैलेंसी आप जानते हैं +1 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो हम अगर वैलेंसी सेट करें इसमें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, Na3N हो जाएगा ये हमारे पास, बस ठीक है। उसके बाद ये मिटा देंगे, देन उसके बाद जस्ट बैलेंस करना है, इसके हमारे पास रह जाएगा। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस कंपाउंड इज Na, तो सोडियम है, और नाइट्रोजन जब किसी का मेटल के साथ अटैच हो जाता है तो सूरत में नाइट्रोजन नहीं कहते हैं इसको हम, ये हमारे पास कहलाता है नाइट्राइड। ये हमारे पास सोडियम नाइट्राइड बन गया, ठीक है। तो सोडियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट इसके बाद हम जो है वो ग्रुप 2 से रिएक्शन देखेंगे। ग्रुप 2 है मीन्स अल्कलीन अर्थ मेटल्स के साथ जो है वो रिएक्शन हम यहाँ पर देखते हैं। 2A ग्रुप में रिएक्शन कैसे करेगा, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबके साथ रिएक्शन हो जाएगा, किसी के साथ भी करा लें। तो अगर हम मैग्नीशियम के साथ कराएं बेटा तो Mg + N2, तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी फॉर्मिंग MgN। उसके बाद वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, नाइट्रोजन की -3 होती है, ऐसे ही है। तो वैलेंसी इंटरचेंज होगी तो क्या बनेगा हमारा, Mg3N2 बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पर वैलेंसी मिटा देंगे, इसके बाद बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करना आपको आता है, बस यहाँ पर 3 लगा देंगे, ये इक्वेशन ओवरऑल बैलेंस हो जाएगी। नाम क्या बन जाएगा इसका, नाउ इट इज़ कॉल्ड, ये हमारे पास कहलाएगा मैग्नीशियम। और नाइट्रोजन जब भी किसी मेटल के साथ अटैच होता है तो वो हमारा नाइट्राइड कहलाता है। इसी तरह से बाकी तमाम एलिमेंट्स 2A ग्रुप के इसी तरह से रिएक्शन करते हैं, समझ गए सब, ठीक है। यहीं पे उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन नंबर 5। अब रिएक्शन नंबर 5 जो हमारे पास है, दिस इज़ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो अब जो हम वो रिएक्शन कराएंगे दैट इज़ हाइड्रोजन से कराएंगे, और देखते हैं कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, H2, मतलब H2 से रिएक्शन कराया जाएगा, ठीक है।
तो दिस इज़ अनदर रिएक्शन, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। सो 1A ग्रुप 2A ग्रुप दोनों से हाइड्रोजन के रिएक्शन करा देते हैं, दोनों से ही करते हैं रिएक्शन। तो पहले 1A ग्रुप से अल्कली मेटल से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। सो अच्छा सेम तरह से करेगा सबसे ही, ठीक है। तो मैं सोडियम लेकर कर लेता हूँ, ठीक है। तो Na लिया हमने और हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है H2। तो ये भी गैस है, गैसेस हमेशा डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एरो हमने बनाया, रिएक्शन एरो। तो सोडियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो हमारे पास ये NaH बन जाएगा। देखो वैलेंसी +1 -1 है ना, तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ Na हमारे पास सोडियम है और H हमारे पास जो है दिस इज़ अगर किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन लगता है तो उसको हाइड्राइड बोला जाता है, दिस इज सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, इसका नाम है ये। अब इसके अलावा बैलेंस करना बस इसको रह जाएगा। बैलेंस करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर 2 लगा दें, ठीक है, और यहाँ पर 2 लगा लें, तो ये बैलेंस हो जाएगा, सिंपल। इसी तरह से ग्रुप 2A ग्रुप के एलिमेंट्स की जब बात करेंगे अल्कलीन अर्थ मेटल्स की, तो ये भी रिएक्शन कर पाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि 2A ग्रुप में से शुरू के स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स जो है ना, वो कभी ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। जैसे कि अगर आप बेरिलियम या मैग्नीशियम, ठीक है, इनका रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन से कराओगे, मतलब ये हमारे पास रिएक्शन करेंगे बट अलग एक चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे। चले मैं इसमें बता दे रहा हूँ आपको इधर पे इस तरह से कि 2A ग्रुप में हम रिएक्शन इसमें जो है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम के अलावा बाकी सारे, कैल्शियम हो गया, स्टोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, इनसे कर सकते हैं, ठीक है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोंशियम इरिडियम से कर सकते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम से नहीं करना है। तो मैं इनसे ही करके पहले दिखाता हूँ। तो जैसे कैल्शियम से अगर हम कर देते हैं तो कैल्शियम का जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा CaH2, ठीक है। तो कैल्शियम की +2 वैलेंसी उसकी नीचे आ जाएगी, तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका नाम हमारे पास होगा, दिस इज़ कॉल्ड कैल्शियम हाइड्राइड। इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्राइड बोलेंगे। अब इन सब में क्या होगा ना, इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सोडियम और कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा और हाइड्रोजन ने गेन किया होगा। तभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हाइड्रोजन के पास माइनस वैलेंसी आ रही है और सोडियम के पास प्लस और कैल्शियम के पास पॉजिटिव में वैलेंसीज आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हाइड्राइड्स बनते हैं ना, इनके खास नाम है। पुरानी बुक के अंदर हमारे पास एक चैप्टर था, चैप्टर 2, जिसका नाम था हाइड्रोजन। तो उस चैप्टर के अंदर पूरा एक डिटेल टॉपिक था हाइड्राइड्स का, जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ हाइड्राइड हम लोग पढ़ा करते थे। आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, मेटेलिक हाइड्राइड्स, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स, बहुत सारे पढ़ा करते थे। लेकिन अब न्यू बुक के अंदर ये सारे पूरा चैप्टर ही हटा दिए गए, जो कभी हमने हमेशा से पढ़ा है कराची के अंदर। तो इस बार वो नहीं पढ़ेंगे हम। तो वो उसमें हम ये पढ़ते थे कि मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन मिलता है ना, तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और इनको कहा जाता है, दे आर नोन एज आयनिक हाइड्राइड्स। इनको हम लोग आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, इसी में कैल्शियम, स्टोंशियम और बेरियम से करना है। अच्छा, अगर ये हम बेरिलियम और मैग्नीशियम ले लेते हैं, Be या Mg ले लेते हैं, Be या Mg का जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये रिएक्शन होता तो है लेकिन आयनिक हाइड्राइड नहीं बनता। इसमें हमें एक अलग किस्म का हाइड्राइड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमेरिक हाइड्राइड। इसको हम लोग पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स कहते हैं। पॉलीमर, ये पॉलीमर की फॉर्म में होता है, दैट्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के स्मॉल साइज़ की वजह से ये आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आयनिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन ये नहीं करते। इसलिए हम कभी भी जो है वो मतलब आयनिक हाइड्राइड्स के अंदर इनको नहीं बताते, ये अलग हमारे पास हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए आपकी बुक में, न्यू बुक के अंदर ये रिएक्शन आपके पास जो है वो नहीं लिखा हुआ है, आपका सिर्फ कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरियम से लिखा हुआ है, सही है। बाकी 1A में सारे करेंगे, ऑल एलिमेंट्स करेंगे। इसमें सिर्फ ये हमारे पास 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट जो आखिरी के हैं वो करेंगे, समझ गए, ठीक है। रिएक्शन नंबर 6 है, छठा रिएक्शन हम करेंगे 1A ग्रुप और 2A ग्रुप के एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अल्कोहल्स के साथ। अब पहला सवाल ये पैदा होता है, अल्कोहल्स क्या होते हैं, ठीक है, वाटर अल्कोहल्स। तो अल्कोहल असल में हमारे पास बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। अल्कोहल का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है R, उसके बाद इसके साथ होता है OH। R के साथ जब OH की अटैचमेंट होती है, अल्काइल रेडिकल के साथ जब OH अटैच हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। तो अल्कोहल असल में कोई एक कंपाउंड नहीं है, अल्कोहल इज एक्चुअली, अल्कोहल इज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की पूरी एक फैमिली है जिसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं,
ठीक है, जिसको अल्कोहल कहा जाता है। बहुत टाइप्स के अल्कोहल है, बहुत सारे टाइप के अल्कोहल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल होता क्या है, ROH होता है। अब ये R क्या चीज़ है, R एक अल्काइल रेडिकल कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। अगर थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लेन करके करें तो ये हमारे पास होता है, R होता है CnH2n+1 और इसके साथ OH की अटैचमेंट होती है। n से हमारा यहाँ पर नेचुरल नंबर है, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जब भी कोई कंपाउंड लिखा जाता है तो दिस इज कॉल्ड अल्कोहल। ठीक है, तो ये R जो है ना, R क्या चीज़ है, अगर कोई पूछे R क्या है तो R असल में ये पूरी चीज़ R है। ठीक है, जिसके साथ OH की अटैचमेंट हो रही है। अब n की वैल्यू यहाँ पर, n की वैल्यू आप कुछ भी लगा सकते हैं, वॉट एवर 1 2 3 4 आपके पास कुछ ना कुछ कंपाउंड आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं एक जनरल फार्मूला मैं दिखाया, मैं डायरेक्टली एक कंपाउंड ही बना लेता हूँ। ठीक है, 1A ग्रुप के साथ, ताकि थोड़ा जल्दी हो सके। तो डायरेक्ट मैं रिएक्शन करता हूँ। ठीक है, 1A ग्रुप का रिएक्शन मैं करता हूँ सबसे पहले अल्कोहल के साथ। ठीक है, 1A ग्रुप में कुछ भी ले लेता हूँ, लाइक मैं सोडियम ले लेता हूँ Na, और सोडियम के साथ मैं अल्कोहल का रिएक्शन कराता हूँ। अब अल्कोहल हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो सबसे मशहूर अल्कोहल ले लेता हूँ जो सबको पता होता है, जो आसान होता है। n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 लगा लेना बिना, अगर n को 2 रखेंगे तो आप चेक करो कि यहाँ पर C2 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और OH हो जाएगा C2H5OH। ये सबसे मशहूर अल्कोहल दुनिया का बन गया। इसका नाम साइंटिस्ट लोग देते हैं इथाइल अल्कोहल। नाम सुना होगा आपने इसका, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल कहलाता है, क्योंकि इथाइल ग्रुप है ये C2H5। ठीक है, दिस इज़ इथाइल अल्कोहल। इसी को जो है वो नॉर्मली शराब कहा जाता है, जो नशा तारी करता है इंसान अगर इसको पी ले तो। ठीक है, दैट्स वाई ये बहुत फेमस है, क्योंकि हराम इस्लाम के अंदर, इसलिए भी अक्सर अल्कोहल को सुनते हैं। तो जब कोई अल्कोहल कहता है तो असल में उससे मुराद उसकी इथाइल अल्कोहल ही होती है। अगरचे अल्कोहल और बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक आम सा इंसान, एक राह चलता हुआ इंसान, वो जब अल्कोहल बोलता है उसकी मुराद यही वाली अल्कोहल होती है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट इसको एक स्पेसिफिक करके बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। ठीक है, तो ये भी अल्कोहल ही है एक तरह से देखा जाए, चूँकि इस फार्मूले पे इस जनरल फार्मूले पे अरेंज हो रहा है। ठीक है, इसका रिएक्शन करते हैं कि सोडियम का या किसी भी अल्कली मेटल का रिएक्शन अल्कोहल से करेंगे तो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल से करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैकेनिज्म क्या हो जाएगा हमारे पास, सोडियम की वैलेंसी तो आपको पता है प्लस में होती है, +1 होती है। ठीक है, और अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल जितने भी होते हैं इनका नेचर होता है एसिडिक। अल्कोहल जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर का क्या मतलब होता है, अगरचे अल्कोहल में OH आता है फॉर्मूले में उसके, तो अक्सर बच्चों को ये गुमान होता है, अक्सर बच्चों को ये लगता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, कि ये बेसिक नेचर का होगा। जैसे NaOH या KOH में जब OH आता है तो हम कहते हैं कि भाई ये बेस है, हाइड्रोक्साइड आने पर। तो अल्कोहल भी अक्सर बच्चों को बेस ही लगता है क्योंकि OH आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अल्कोहल का एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर से क्या मुराद होता है कि एसिड्स क्या होते हैं, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आप जानते हैं ये H+ डोनर्स होते हैं, H+ देते हैं, OH- कभी नहीं देते। ये हमने अच्छे से पढ़ा एसिड बेस सॉल्ट वाले चैप्टर में, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब चूंकि ये एसिडिक नेचर रखता है तो बजाय इसके कि OH- के हम उसका H+ अलग ब्रेक करेंगे और ये C2H5O माइनस साइन ये पूरा अलग ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। प्लस वाला आपको पता है किससे मिल जाएगा, हमारे पास माइनस के साथ मिल जाएगा ना, प्लस और माइनस साथ में अटैच हो जाएंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा C2H5O Na, उसके बाद प्लस और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है चूँकि गैस है तो H2 की सूरत में अलग हो जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, सॉरी हाइड्रोजन 5 6 7 है, 5 और 1 6 है। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास बैलेंस नहीं है ना। देखो शॉर्टकट बैलेंस में इसको कर देता हूँ, इस बार मैं ये भी सिखाता हूँ आपको। देखो अगर मैं यहाँ पर हाफ लगा दूँ तो क्या ये ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस हो गई क्या, हाइड्रोजन हो गए, उधर पे भी हमारे पास 6 हो गए, उधर पे भी 6 हो गए। वैसे एक और तरह से भी कर सकते थे, अगर आप बोलो सर ऐसे हमें तो समझ में नहीं आता तो ना करो। इस 2 से अगर इस 2 को हटाना है ना यहाँ से कि सर हाफ में नहीं अपॉन में मुझे पसंद नहीं आता है बैलेंस करना, तो आप नीचे वाला 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हाफ जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो ख़त्म हो गया, तो फिर से बैलेंस है इक्वेशन के ऑलरेडी दोबारा से। तो अब सही लग रहा है आपको, तो ये भी सही है। मतलब बात तो वही है ना, भी बैलेंस होना चाहिए, चाहे फ्रैक्शनल वे पर हो चाहे होल नंबर में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, तो अब इसका नाम क्या बनेगा इस कंपाउंड का, उसको हम चेक करते हैं। नहीं बैलेंस नहीं हुआ क्या, हो गया होगा, ठीक है, सिंपली बात है, आप खुद चेक कर लें।
क्योंकि अब सेकेंड में आगे यहाँ पे गिन के नहीं बताऊंगा बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर चेक करो कि C2H5ONS का नाम क्या बनेगा हमारे पास। देखो ये जो पूरा आइन है ना, ये जो आइन C2H5O है, ये ईथॉक्साइड आइन है, तो ये सोडियम लगा हुआ इसके साथ है, तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड सोडियम ईथॉक्साइड। तो इसको हम लोग सोडियम ईथॉक्साइड कहेंगे। अगर CH3 होता तो सोडियम मीथॉक्साइड हो जाता है, अगर पोटेशियम होता तो पोटेशियम ईथॉक्साइड हो जाता, पोटेशियम मीथॉक्साइड हो जाता। तो इस तरह से नाम लिखेंगे। तो ईथॉक्साइड सोडियम तो इस Na की वजह से, और ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ईथॉक्साइड कह रहे हैं। तो ये ईथॉक्साइड आयन होता है हमारे पास, रेडिकल है। तो ये हमारे पास कब होता है, जब अल्कली मेटल्स का अल्कोहल से रिएक्शन होता है, तो फिर वो क्या चीज़ जनरेट करते हैं। अच्छा, अगर ये सवाल हो जाए कि भाई 2A ग्रुप के रिएक्शंस की अगर हम बात करें, वॉट एवर 2A ग्रुप में कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम ले लेते हैं, और इसका रिएक्शन हम इथाइल अल्कोहल से करते हैं, तो एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें हमारे पास देयर शुड बी नो रिएक्शन। 2A ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, सिर्फ 1A वाले करते हैं, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन इसमें नहीं आएगा हमारे पास, ठीक है। नंबर 7 रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा बेटा इसका, अल्कोहल्स का। सो 1A ग्रुप 2A, सॉरी अल्कोहल्स कह रहा हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो दोनों से कर लेते हैं, 1A ग्रुप से करते हैं, एक रिएक्शन लिखूंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी सारे एक ही तरह से होंगे। हम सोडियम ले लेते हैं, और सोडियम के रिएक्शन किसी भी एसिड से कर सकते हैं, जैसे कि सबसे आसान एसिड हमारे पास होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत आसान इक्वेशन है, आप जानते हैं, सोडियम का +1 वैलेंसी, हाइड्रोजन प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो प्लस वाला माइनस से मिल जाएगा। तो हमारे पास सॉल्ट और मतलब ये एसिड की प्रॉपर्टी भी होते हैं ना, कि जब भी एसिड जो है मेटल से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा NaCl, और साथ में H2 गैस अलग हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। बाकी बैलेंसिंग करने के लिए बैलेंस कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। यहाँ 2 आ गया हमारे पास, इधर पर 2 आ गया, इधर पर 2 आ गया, ये बैलेंस हो गया। जैसे सोडियम क्लोराइड, नाम नहीं बता रहा, आप सबको पता है। उसके बाद 2A ग्रुप पे आते हैं। 2A ग्रुप में अगर हम मैग्नीशियम से कर लेते हैं सेम यही रिएक्शन, Mg + HCl। अब यहाँ पे भी आप जानते हैं सेम यही होगा, मैग्नीशियम जो है वो Cl से आकर जुड़ेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी MgCl, और मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी होती है, Cl के नीचे जाएगी, प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 लगा देंगे, ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, और इस कंपाउंड का हमारे पास क्या नाम हो जाएगा, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी सॉल्ट है किस्म का, लाइक, तो ये हमारे पास लास्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गया सर, ठीक है। फिर आपके पास बुक में क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट के नाम से, जैसे कि फर्स्ट टाइम भी सेल्फ असेसमेंट होते थे, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल होते थे सेल्फ असेसमेंट में। अब उसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो इक्वेशंस डाले हुए उन्होंने सेल्फ असेसमेंट के अंदर। तो ये देखो, ये उन्होंने कहा कि बस इन इक्वेशंस को आप कंप्लीट करें, बैलेंस करें। पेपर में इसी तरह से आता है, मतलब रैंडम ऑर्डर में इक्वेशन डाल दी जाती है, कोई भी टॉपिक का उठा के बस ये कंप्लीट करना होता है। तो इसमें से अक्सर रिएक्शन तो हमने सॉल्व किए हैं, या वही इक्वेशन दोबारा से उठ कर आ गए इसके अंदर। जैसे मैग्नीशियम का नाइट्रोजन से रिएक्शन हो रहा है, तो अभी किया, आज ही किया इसको है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Mg3N2 हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और बैलेंस कर लेंगे इसको अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बस 3 लगा देंगे, ये भी किया है। फिर सोडियम के रिएक्शन जो है वो सोडियम ईथॉक्साइड के, सॉरी इथाइल अल्कोहल के साथ, तो वो सामने इक्वेशन आपके पास रखी हुई है, तो बस हम डायरेक्ट लिख देते हैं C2H5ONA + हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लग गया, यहाँ पर 2 लग गया, यहाँ पर 2 लग गया, K + H2SO4, इसको एंड में देखते हैं। 4th आ गया BaO2, बेरियम + ऑक्सीजन, तो ये आपको पता है बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है, कल पढ़ा था हमने इसको, तो ये BaO बनेगा +2, और ये -1, तो ये BaO2 बनता है बेरियम पर ऑक्साइड। तो ये पढ़ा था, स्ट्रोंशियम और बेरियम दोनों पर ऑक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम का वाटर से रिएक्शन, तो OH H+ और OH- में तोड़ देंगे उसको, आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस करने के लिए बस यहाँ पर 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब बस ये इक्वेशन देख लेते हैं, 3rd इक्वेशन। इसमें ये वाला इक्वेशन है रिएक्शन विद एसिड। अल्कली मेटल, यहाँ पर हमने सोडियम लिया था 1A ग्रुप में, उन्होंने पोटेशियम ले लिया है। एसिड हमने HCl लिया था, उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। बनेगा भाई सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, सेम फिनोमिना से। तो मतलब जाहिर सी बात है कि सर आपने तो ये कराया है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट में यह कुछ भी दे सकते थे। मैंने तो एक जर्नल एक रिएक्शन आपको बता दिया ना, बाकी घुमाना फिराना आपका काम है उसको। अब देखो ये +1 हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है,
सल्फेट हमारे पास होता है -2, चूँकि नीचे ये 2 लगा हुआ, ये इंटरचेंज होगा इस पर, तो -2 वैलेंसी आ जाएगी सल्फेट की SO4 की। तो प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा, तो सॉल्ट हमारे पास पोटेशियम सल्फेट बनेगा, के आ जाएगा, फिर सल्फेट की वैलेंसी इस पोटेशियम के नीचे आ जाएगी, तो K2SO4 बन जाएगा, प्लस ये हाइड्रोजन गैस हमारे पास अलग हो जाएगा। ठीक है, और बैलेंस करने के लिए बस यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पर भी हमारे पास एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस से लिबरेट हुई है। ठीक है, बस ये हो गया सेल्फ असेसमेंट आप। लेकिन नेक्स्ट के बाद हमारे पास है दिस इज फ्लेम टेस्ट फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए फ्लेम टेस्ट। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आप जानते हैं जिसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें एनालिसिस करते हैं केमिकल्स की। ठीक है, तो जो केमिकल एनालिसिस होती है, केमिकल एनालिसिस, तो वो 2 तरह की हमारे पास होती है। एक को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक हमारे पास कहलाती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो 2 तरह से एनालिसिस की जाती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये केमिकल एनालिसिस आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में इसको किया भी है। इस तरह से जैसे कि आप जब आप टाइट्रेशन करते हैं, जब भी आप टाइट्रेशन करते हैं, भले वो टाइट्रेशन आपके एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो, चाहे वो आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन हो, दोनों सूरतों में असल में क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, जिसमें आप अननोन जो है सब्सटेंस है उसकी अननोन जो भी एसिड या बेस है उसकी नॉर्मेलिटी या उसकी कंसंट्रेशन आप डिटरमिन कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल्स के थ्रू, पाइपेट, ब्यूरेट, ये सब इस्तेमाल करके। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है जिसमें आप एक तरह से क्वांटिटी बता रहे होते हो, नॉर्मेलिटी या कंसंट्रेशन बता रहे होते हो। इसी तरह से क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होती है जिसमें आप क्वालिटी डिटरमाइन करते हैं, किसी चीज़ की प्योरिटी डिटरमाइन करते हैं या किसी एलिमेंट को चेक करते हैं। जिस तरह से कि आप एलिमेंट डिटेक्शन जब आप करते हैं, जो प्रैक्टिकल आपका एलिमेंट डिटेक्शन, तो एलिमेंट डिटेक्शन असल में क्वालिटेटिव एनालिसिस है। उसमें आप किसी चीज़ की मिकदार नहीं बता रहे, बल्कि जो भी आपको अननोन कंपाउंड दिया गया है ऑर्गेनिक, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, आइदर कि वो नाइट्रोजन है या सल्फ़र है या फिर वो हैलोजेंस में से कोई एक है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वॉट एवर कुछ भी है, तो वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल में आप। ठीक है, जो आपके अभी बोर्ड के एग्जाम्स में होते हैं। तो ये एलिमेंट डिटेक्शन होती है। इस तरह से जब आप मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल भी करते हैं तो वो असल में क्वालिटेटिव एनालिसिस ही होती है, जिसमें आप एक तरह से मेल्टिंग बॉइलिंग चेक करके प्योरिटी बता रहे होते हैं सब्सटेंस की, कि आपको जो गिवन सब्सटेंस दिया गया है वो प्योर है कि इम्प्योर है। क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ये डिफरेंट होती है, तो प्योरिटी डिटरमाइन की जा सकती है इससे। तो ये हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो जो फ्लेम टेस्ट है ना, इसको हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं। तो फ्लेम टेस्ट भी असल में केमिकल एनालिसिस है और क्वालिटेटिव एनालिसिस है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पहचानने के लिए, ख़ास तौर पे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को पहचानने के लिए हम लोग यहाँ पर फ्लेम टेस्ट करते हैं। फ्लेम टेस्ट का एक बड़ा सिंपल सा हमारे पास एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, वॉट एवर हम कोई भी एक लाइक कैंडल वगैरह कुछ भी हम ले लेते हैं, जो भी सोर्स ऑफ हमारे पास हीट है, तो हीट सोर्स हमारे पास कोई भी आ जाएगा। इस हीट सोर्स के साथ फिर हम यहाँ पर एक जो है वो कोई रॉड ले लेते हैं। ठीक है, वैसे प्लैटिनम रॉड लिया जाता है इसके अंदर अक्सर जब हम यूज़ करते हैं लैब के अंदर। तो ये आपने कभी किया नहीं होगा फ्लेम टेस्ट, सेकेंडरी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स अगर होंगे तो उसमें आप करेंगे फ्लेम टेस्ट। इसमें रॉड ले लेते हैं और उस रॉड के साथ इसके सामने बिल्कुल थोड़ा सा कोई भी सॉल्ट या वो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कोई सॉल्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा वो अननोन सॉल्ट यहाँ पर लेकर इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है कि जब ये सॉल्ट जलता है तो जलने पर डिफरेंट कलर्स ही हमारे पास दे रहा होता है। कभी ये येलो कलर दे रहा होता है, कभी ये रेड कलर दे रहा होता है, कभी ये डिफरेंट और कलर्स हमारे पास दे रहा होता है। तो कलर्स से हम पहचान सकते हैं कि लाइक हमारे पास जो है वो कौन सा जो है वो फ्लेम जो जनरेट कर रहा होगा, जो भी जिसको जलाने पर अब जिसके अंदर से जैसे कि रेड फ्लेम आनी शुरू हो गई, इसको जलाने पर तो रेड फ्लेम आने शुरू हो गई, तो उसका मतलब ये हो गया कि उसके स्पेसिफिक डिफरेंट कह सकते हैं कि एक एलिमेंट है। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो फ्लेम टेस्ट कह रहे होते हैं। अब इसमें हर एलिमेंट का अलग अलग फ्लेम आ रहा होता है हमारे पास। जैसे कि जब हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर अगर ये एलिमेंट हमारे पास लिथियम है, Li है, या लिथियम भी हो सकता है, सोडियम भी हो सकता है, इसी तरह से पोटेशियम भी हो सकता है। लिथियम अगर ये होगा तो लिथियम के केस में हमारे पास ये जो फ्लेम आएगी वो रेड कलर की फ्लेम आएगी। इसी तरह से सोडियम के केस में हमारे पास जो फ्लेम आती है वो येलो कलर की आती है। पोटेशियम के केस में ये फ्लेम हमारे पास वायलेट कलर की आएगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसी तरह से रुबीडियम के केस में हमारे पास ये फ्लेम जो है वो रेड वॉलेट, मतलब वॉलेट कलर होगा बट उस पर
रेड जो है ना वो उसका शेड आएगा, उस तरह की जो है फ्लेम आएगी। इसी तरह सीजियम के केस में हमारे पास ये ब्लू वायलेट फ्लेम आएगी, वॉलेट कलर होगा जिसमें हल्का जो है वो ब्लू का शेड आ रहा होगा। तो ये डिफरेंट फ्लेम कलर्स हैं। मतलब कोई भी सॉल्ट आप इसके अंदर लेते हैं, कोई कंपाउंड जिसमें ये इनमें से कोई एलिमेंट मौजूद है, उसको जब आप जलाते हैं, उसको जब आप बर्न करते हैं, तो उससे जो शोला या जो फ्लेम निकलता है, फ्लेम शोले को कहते हैं, जो शोला या फ्लेम निकलता है उसकी कलर को देखकर आप बता सकते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो अननोन जो आपके पास सॉल्ट है वो कौन से मेटल का है, कौन से अल्कली मेटल का है। तो ये अक्सर करते हैं लैब के अंदर, इसको हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं। क्योंकि जब भी अल्कली मेटल्स की कंबस्शन की जाती है, जब वो जलते हैं तो जलने पर क्या होता है, वो डिफरेंट कलर्स के साथ जल रहे होते हैं, कंबाइन हो रहे होते हैं। इस तरह जो फायर वर्क्स होते हैं जो 14 अगस्त को होते हैं या न्यू ईयर के टाइम पर होते हैं, तो उसमें जो फायर वर्क्स होते हैं तो उसमें जब वो ऊपर जाकर जब वो आसमान पे जब एक्सप्लोड करते हैं, जब वो फटते हैं, तो वो डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं। कभी कोई रेड कलर का होता है, कोई येलो होता है, कोई वायलेट होता है, कोई पर्पल होता है। तो असल में उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट ऐड किए जाते हैं अल्कली मेटल्स के। जैसे मिसाल के तौर पे जो ऊपर जाके फट रहा है और वो रेड कलर दे रहा है, तो लिथियम क्लोराइड टाइप का सॉल्ट उसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरह येलो में सोडियम क्लोराइड ऐड कर लेते हैं। वॉलेट कलर की अगर आपको क्रैकर्स फायर वर्क बनाना है तो फिर आप पोटेशियम ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है, फायर वर्क्स बनते हैं जो शादियों में, और उसके अलावा नॉर्मली कोई फेस्टिवल होता है, न्यू ईयर होती है, उसमें आपने देखा होगा कि लोग जो फायर वर्क्स करते हैं, तो वो सारा का सारा इसी वजह से होता है क्योंकि उनके फ्लेम डिफरेंट कलर्स के हमारे पास ऑब्टेन हो रहे होते हैं और बड़े खूबसूरत भी लग रहे होते हैं देखने में। सही है। सो आज हम डिस्कस करें नेक्स्ट इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इंडस्ट्रीज। सनती तैयारी। देखो दो तरह की प्रिपरेशन होती है, एक होती है हमारे पास लेबोरेटरी प्रिपरेशन, एक हमारे पास होती है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। लैब के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं बेटा, स्मॉल अमाउंट में चीज़ों को बनाते हैं, और इंडस्ट्रियल लेवल पे, सनती लेवल पर हम क्या करते हैं, एक बड़ी मिकदार में, एक लार्ज अमाउंट में हम किसी भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, किसी भी कंपाउंड को बनाते हैं। तो जैसे कि हमारे चैप्टर है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के ऊपर, तो उसमें कुछ इंडस्ट्री भी हम पढ़ेंगे, दो इंडस्ट्री पढ़ेंगे। एस ब्लॉक की एक ये इंडस्ट्री पढ़ेंगे, कास्ट एंड कैलनर सेल, और आगे क्लासेस में हम पी ब्लॉक के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की इंडस्ट्री होती है वो पढ़ेंगे। तो ये दो इंडस्ट्री इस चैप्टर के अंदर हमारे पास मौजूद है। दो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं, या तो ये आएगा पेपर में या कॉन्टैक्ट प्रोसेस आएगा, दो में से एक आएगा लाजमी। तो आज हम पहले ये पढ़ लेते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी इतनी ही बड़ी एक इंडस्ट्री है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में बड़ी तादाद में किसी चीज़ को बनाना, किसको बनाना है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो असल में एस ब्लॉक का एक कंपाउंड है हमारे पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, NaOH होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और एवरीबडी नोज के सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है बेटा, कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। अगरचे इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह नेक्स्ट क्लास की बात है हमारी, रिएक्शंस वगैरह। आज हम सिर्फ इसको बनाने के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, इस्तेमाल क्या किया जाता है, वो आज इसकी डिस्कशन नहीं है। वैसा हल्का बता दो तो यार, साबुन बनाने में, सोप को बनाने में बड़ा इस्तेमाल है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कोई भी सोप होता है उसको बनाने में बड़ा इस्तेमाल है। तो ये बड़े लेवल पर कैसे बनाया जाता है इस रॉ मटेरियल को, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो वो देखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आएगा, डिटेल क्वेश्चन सेक्शन सी में आएगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है आप जानते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन न्यू पैटर्न के लिहाज से होता है हमारे पास है, तो उसके लिहाज से आएगा। नाउ कास्टर कैलनर सेल की जब हम बात करते हैं, तो ये जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जब की जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो कास्टर कैलनर सेल से इसको बनाया जाता है। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। क्लास 9th में भी आपने थोड़ा सा इसको पढ़ा होगा, डायग्राम देखोगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कुछ पढ़ी हुई चीज़ लग रही है। क्लास 10 में, सॉरी, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो चैप्टर 13 में आई थिंक ये होता था शायद, तो या हेलोजेंस के चैप्टर में शायद होता था, ठीक है। तो कास्टनर कैलनर सेल क्यों कहते हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कास्टनर, दूसरे का नाम था कैलनर। दोनों ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कास्टनर कैलनर सेल। और यही वो वजह है कि इसकी वजह से मैं कास्टनर और कैलनर के बीच में एक हाइफन लगा रहा हूँ। तो आपको सब जानते हैं हाइफन उस वक्त लगता है जब दो अलग अलग लोग होते हैं, जैसे लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में बीच में हम लगा देते हैं ना हाइफन, लोरी अलग बंदा था, ब्रॉन्स्टेड अलग बंदा था, इसी वजह से इसमें भी लगा रहे हैं। तो कास्टनर कैलनर सेल, अब कास्टनर कैलनर सेल है क्या बेटा, इसके दो कंपार्टमेंट्स हमारे पास हैं। ये एक सेल है, पूरा सामने आपको बोर्ड पे बना हुआ दिख रहा है, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो भी होती है बेटा, याद रखना उसके अंदर 4 चीज़ें आपके पास होंगी। उसमें एनोड होगा, कैथोड होगा, बैटरी होगी और इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये 4 चीज़ें चाहिए, उसके अलावा जो ये मिनिमम ये 4 चीज़ होनी चाहिए, बाकी इसके अलावा जो लगाने लगा दें, लेकिन ये 4 चीज़ें मस्ट होती हैं, एनोड, कैथोड, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट। और यही चीज़ चाहिए होती है आपको एक इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और यही 4 चीज़ें अलग अलग डिज़ाइन में लगाई जाती है, जिससे सेल का नाम चेंज होता शुरू हो जाता है। कभी ये कास्टनर कैलनर सेल बनता है, कभी ये नेल्सन सेल बनता है, कभी ये डाउन सेल बनता है, अलग अलग नाम आने शुरू हो जाते हैं।
तो NaOH को बनाने के दो तरीके हैं, एक ये तरीका है कास्टर कैलनर सेल और दूसरा तरीका हमारे पास है जिसको हम कहते हैं नेल्सन सेल। अगरचे इस प्रोसेस को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को, वो आगे हम पढ़ेंगे, बताऊंगा कि ड्यू टू द यूजेज ऑफ मरकरी, इसके बजाय हम अब इस्तेमाल करते हैं नेल्सन सेल। नेल्सन सेल को यूज़ किया जाता है, नेल्सन सेल ही यूज़ किया जाता है NaOH की प्रिपरेशन के लिए या क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, चूँकि ये थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं इस प्रोसेस के, बट चूँकि हमें इससे मतलब नहीं फ़र्क पड़ता, हमें तो पेपर में नंबर लेना है उसको पढ़ के, तो इस्तेमाल किया जाता हो ना किया जाता हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कास्टर कैलनर सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास, ठीक है। इसके दो कंपार्टमेंट है, 2 मंजिला बिल्डिंग होती है, समझ जाओ ये इसके 2 कंपार्टमेंट है, एक अपर कंपार्टमेंट है, एक लोअर कंपार्टमेंट है। ये जो आपको यहाँ पर ये जो ऊपर टैंक टाइप का पूरा आपको मिल जाए जिसमें टाइटेनियम एनोड ये सब लगा हुआ है, तो ये हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन जो है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड अपर कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मतलब डब्बा कह लो, हिस्सा कह लो, पोर्शन कह लो। और नीचे वाला जो एरिया है जिसमें आपको एक पाइप गोल से घूमी हुई मिल रही है, दिस इज कॉल्ड लोअर कंपार्टमेंट। आप इसको अच्छे से समझ लो, फिर आप खुद से पेपर में जाकर लिख लो। आपको मैं नहीं कहता कि आप जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप उसको लिखो, आप इसको खुद से समझ के अपने से लिख लो। तो अपर कंपार्टमेंट है और हमारे पास लोअर कंपार्टमेंट है। और अपर कंपार्टमेंट में क्या होता है बेटा, एक टैंक होता है। यू कैन सी हियर कि हमारे पास अपर कंपार्टमेंट में यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास एक टैंक है। इस टैंक के अंदर कोई लिक्विड हमने भरा हुआ है और ये लिक्विड क्या है बेटा, ब्राइन है, ब्राइन लिक्विड है यहाँ पर। और ब्राइन हमारे पास यहाँ पर, यही ब्राइन हमारे प्रोसेस का क्या है भाई, इलेक्ट्रोलाइट है। अब आप पूछेंगे सर ये ब्राइन क्या चीज़ होती है, तो ब्राइन के बारे में आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा कि NaCl और वाटर इसका मिक्सचर, नमकीन पानी कह लो आप इसको, पानी में नमक अगर आप घोल दें तो ये कहलाता है ब्राइन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग कहते हैं ब्राइन। तो ब्राइन जो है बेटा वो इलेक्ट्रोलाइट है जो कि हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ से इन कर दिया ब्राइन इन। तो नीचे से ऊपर तक इस पूरे टैंक में आप देख सकते हैं ब्राइन भरा हुआ है। और इसके अंदर फिर हमने क्या कर दिया, टाइटेनियम के ब्लॉक्स डाल दिए। टाइटेनियम आप जानते हैं Ti इसका सिंबल होता है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। टाइटेनियम बहुत हार्ड होता है, तो टाइटेनियम के हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्लॉक्स लगा दिए। और इन टाइटेनियम के ब्लॉक्स को सीरीज़ में लगाकर इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। इससे ये पता लगा कि जो टाइटेनियम हमारा है ये क्या बन गया, एनोड बन गया। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जो भी इलेक्ट्रोड जुड़ता है वो एनोड कहलाता है, तो एनोड जुड़ गया। तो ये टाइटेनियम का एनोड आ गया जो अपर कंपार्टमेंट में मौजूद है। और ये नंबर उसमें हमने पानी पूरा मतलब ब्राइन डाला हुआ है। लोअर कंपार्टमेंट में आपको क्या दिख रहा है कि एक हमारे पास एक मूविंग मरकरी पाइप है ना, एक पाइप डली हुई है, एक पाइप दिख रही है आपको, ये सर्कुलर पाइप है। इसको आप कह सकते हैं कि ये जो पाइप है ये हमारे पास कैसी पाइप है भाई, दिस इज एक्चुअली अ सर्कुलर पाइप। एक सर्कुलर पाइप आपको दिख रही है साइकिल में, ठीक है। और सर्कुलर पाइप के अंदर हमने डाल क्या दिया है, मरकरी डाल दिया इसके अंदर। मरकरी जिसका सिंबल आपको पता है क्या होता है, Hg, मरकरी डाल दिया है। ये मरकरी इसके अंदर घूम रही है, इसको घुमाने वाला कौन है, ये मरकरी पंप। एक पंप लगा दिया जो क्या कर रहा है, इस मरकरी को घुमा रहा है, इस पूरे पाइप के अंदर घुमाए जा रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मरकरी पंप। इसी लोअर कंपार्टमेंट में आपको एक और ये डब्बा भी मिलता है इस टाइप का। इस पूरे बॉक्स को हम लोग कहते हैं डिन्यूडर। डिन्यूडर में पानी भरा हुआ होता है और इसमें एक ग्रेफाइट ब्लॉक भी लगी होती है। और डिन्यूडर ही वो मकाम है जहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग होगी अभी, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की गई है, कैसे बना हुआ है ये, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हम देखते हैं इसकी वर्किंग, काम कैसे करता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, आपको पता है सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड वो आयोनाइज हो जाएगा, तो सेल रिएक्शंस यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। करंट पास करते हैं, सेल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला सेल रिएक्शन हमारे पास जो होता है जब भी हम लिखते हैं तो आप सब जानते हैं वो हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन इनटू आइंस, कि आइंस में ब्रेक हो जाना इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि NaCl जो है वो आयोनाइज होकर ब्रेक किस में हो जाएगा, Na+ में जो कैटाइन है, और साथ में Cl- में जो हमारा एनाइन है। तो आप देख सकते हैं कि Na+ और Cl- आयन में ये ब्रेक हो गया। अब क्या होगा इसके बाद कि आपको पता है कि जो कैटाइन एनाइन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे करंट पास करने पर, तो Cl नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा। ये हमारा एनाइन है, एनोड पर जाएगा, ये कैटाइन है, कैथोड पर जाएगा। तो दोनों की रिएक्शन एक एक करके हम इसको कर सकते हैं। कोई भी आप पहले कर लें, देखो साइमल्टेनियस रिएक्शंस होते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एक साथ होते हैं, बट लिखते हैं किसी एक को पहले किसी एक को बाद में। तो पहले मैं आपको
बता देता हूँ कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, क्योंकि साइमल्टेनियस होते हैं एनोड कैथोड रिएक्शंस, एक साथ होते हैं। तो सेकंड में यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे क्या कि रिएक्शन एट एनोड पे क्या हो रहा है। और अब सब जानते हैं कि एनोड पर हमेशा हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। फर्स्ट में पढ़ा था ना ये, और ऑक्सीडेशन का मतलब बताया था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाना। तो Cl नेगेटिव आयन जाएगा बेटा कहाँ पर, इस एनोड पर जाएगा। Cl नेगेटिव आयन हमारे पास जो है वो क्या होगा कि इस एनोड पर जाएगा, टाइटेनियम एनोड पर, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लोरीन आपको पता है डायटोमिक स्टेट में होती है, गैस है, तो Cl बनने के बजाय क्या बनेगा, Cl2। तो Cl2 तो देखो Cl बनने के लिए उसने क्या किया होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, लेकिन हमें चूंकि क्या बनाना है, Cl2, तो यहाँ पर 2 क्लोराइड आइंस आएंगे और मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी, दैट इज रिएक्शन एट एनोड। सो Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है, तो Cl नेगेटिव आयन क्या करेगा भाई कि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्लोरीन में हमारे पास जो है वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये क्लोरीन गैस यहाँ पर आपको पता है क्लोरीन गैस ग्रीन कलर की गैस होती है। अभी ग्रीन कलर की गैस यहाँ से आउटसाइड मतलब बबल्स बन के बबल अप होकर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। तो जो क्लोरीन आया है तो हमारा मेन प्रोडक्ट तो है नहीं, हमें ये बनाना तो था नहीं, बट क्लोरीन का भी अपना एक इस्तेमाल है, बहुत सारे वाटर स्टरलाइजेशन में बहुत सारे इस्तेमालात हैं। तो ये एज अ बाय प्रोडक्ट हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो गया है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ पर, दैट इज रिएक्शन एट कैथोड पे रिएक्शन चेक करेंगे। तो कैथोड पे हमारे पास क्या होती है, दिस इज रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो सोडियम मेटल क्या हो गया, मूविंग मरकरी कैथोड पर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को जाहिर सी बात है कि गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, चूँकि Na+ आइन है। तो यहाँ पर Na+ आइन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा। लेकिन बात देखो, अब सोडियम मेटल जब इसमें आएगा तो पहले से मरकरी भी मौजूद है ना, तो मरकरी और सोडियम मेटल साथ में मिक्स हो जाएंगे। और रिएक्शन तो आपको पता है कभी भी 2 मेटल साथ में रिएक्शन नहीं करते। मरकरी एक मेटल है, सोडियम भी एक मेटल है। 2 मेटल्स कैन नेवर रिएक्ट विथ ईच अदर। मेटल नॉन मेटल तो रिएक्शन करते हैं, 2 नॉन मेटल भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन 2 मेटल कभी जिंदगी में रिएक्शन आपस में नहीं करते। हाँ, ये फिजिकली कंबाइन होकर अलॉय बना सकते हैं, स्टील हो गया, ब्रास, ब्रोंज, ये सब बन सकता है, लेकिन कोई कंपाउंड नहीं बन सकता है। ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है केमिस्ट्री का। तो कभी भी सोडियम मरकरी रिएक्शन नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन मिक्स हो सकते हैं। तो Na/Hg स्लैश लगाकर अलॉय को हमेशा शो किया जाता है। सोडियम और मरकरी का एक अलॉय बन जाता है, इस अलॉय को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एमलगम। मरकरी बेस्ड अलॉय सारे एमलगम कहलाते हैं। ये सिर्फ सोडियम एमलगम नहीं होता, आगे क्लासेस में जाएंगे तो टिन एमलगम भी पढ़ेंगे, बहुत सारे और मेटल के एमलगम भी होते हैं। तो ये सोडियम एमलगम कहलाते हैं, क्योंकि सोडियम मरकरी के साथ मिला है। तो यहाँ पर जैसे ये सोडियम यहाँ पर जाकर Na+ आइन जाएगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा, मरकरी के साथ मिल जाएगा और सोडियम मरकरी एमलगम बन जाएगा। फिर मोटर तो चुके चले जा रहे हैं यहाँ से पंप, तो ये सोडियम मरकरी एमलगम जाके गिर जाएगा किसमें, डिन्यूटर में। तो अब जो चौथा रिएक्शन हमारे पास आएगा, 4th रिएक्शन, वो रिएक्शन कहाँ पर होगा, वो रिएक्शन होगा एट डिन्यूटर। वो रिएक्शन एक डिन्यूटर के अंदर जाकर होगा। अब डिन्यूटर में क्या होगा कि ये जो एमलगम है ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, क्योंकि डिन्यूटर में पानी मौजूद है। तो Na/Hg ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, H2O के साथ, और कुछ ना कुछ बना लेगा। अब क्या बनाएगा, अगर हम इसके मैकेनिज्म को चेक करना चाहें कि व्हाट विल बी हैपनिंग, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा HO वाटर को ब्रेक कर लेंगे तो क्या होगा, इससे इक्वेशंस को समझना आसान हो जाएगा। तो Na/Hg प्लस वाटर को हमेशा जब भी होगा इस तरह से ब्रेक कर लिया करो सेकेंड ईयर में, तो इससे क्या होगा कि ईजिली आप समझ सकेंगे। मेटल्स पे तो पॉजिटिव चार्ज ही होता है। देखो सोडियम क्या करेगा, सोडियम हमारा OH से रिएक्शन करेगा, तो क्या NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। लेकिन ये मरकरी OH से रिएक्शन नहीं करेगा, चूँकि मरकरी OH से रिएक्शन नहीं कर सकता, बिकॉज कुछ 4 मेटल्स ऐसे हैं जो हमारे पास रिएक्शन नहीं करते हैं ना, जिनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। जैसे नोबल गैसेस होती है ना बेटा, तो वैसे नोबल मेटल्स भी होते हैं। 4 मेटल्स हैं, हापा जिसको हम बोलते हैं, हापा मेटल, हापा।
सुना होगा। आपस में क्या मुराद है? Hg, Ag, Pt, Au, दैट इज मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। ये 4 मेटल्स कभी भी वाटर से रिएक्शन नहीं देते हैं, किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। दैट्स वाई मरकरी भी इस वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, सिर्फ सोडियम OH से रिएक्शन करेगा तो NaOH बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और मरकरी भी यहाँ से हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएगा, चूँकि रिएक्शन में टेक पार्ट तो लेगा नहीं। बैलेंसिंग की बात करेंगे तो इक्वेशन को तो यहाँ पर बस हम हाफ लगा देंगे। आई थिंक ये पूरा इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। सही ना भाई? बैलेंस हो गया। ये सोडियम 1, मरकरी 1, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन 1। अब क्या हो गया, यहाँ से NaOH यहाँ से अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से अलग हो जाएगी और जो मरकरी यहाँ से सेपरेट हुआ होगा फर्दर वो मरकरी हमारे पास आगे चला जाएगा फॉर फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ताकि दोबारा से ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस होती चला जाए। तो जैसे जैसे रिएक्शन चलता रहेगा आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी। अब आप तो साबुन बनाए, लग, सेफगार्ड, डिटॉल सोप, जो मर्जी वो बनाओ, तुम्हारी मर्जी। NaOH तो आ गया आपके पास, जो मेन कंपोनेंट होता है दुनिया में हर साबुन का, सोप का। तो कहने का मकसद ये लाइक है कि ये तो हमारे पास इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल किया जाता है। नेल्सन सेल के वैसे इस्तेमाल करते हैं, पहले कास्टर कैलनेट सेल भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये इस तरीके से NaOH बनता है। अब इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है? सेल रिएक्शंस तो हो गए कि रिएक्शंस क्या क्या चल रहे हैं उसके अंदर, तो वो आयनाइजेशन, एनोड कैथोड पे रिएक्शन, डिन्यूटर पे रिएक्शन सब बता दिया हमने और NaOH तैयार होकर आपको सामने मिल गया और बाय प्रोडक्ट में क्लोरीन भी मिल गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है प्रोसेस का। एडवांटेज इस प्रोसेस का क्या है कि हम अलग अलग कंपार्टमेंट यूज़ क्यों करते हैं, अपर और लोअर कंपार्टमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी कि भाई हम जो है वो क्लोरीन गैस को अपर कंपार्टमेंट में बना रहे हैं, क्लोरीन गैस अपर कंपार्टमेंट में बन रही है और आपका जो NaOH है वो आपका लोअर कंपार्टमेंट में बन रहा है। इसकी ज़रूरत क्या, इसको नीड क्या है? क्योंकि अगर आप इसको एक ही कंपार्टमेंट में एक साथ बनाएंगे तो होगा क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्शन करके इन प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है और वाटर है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। इससे क्या होगा, ना आपको NaOH मिलेगा ना आपको Cl2 मिलेगा, बल्कि दोनों रिएक्शन करके कुछ अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेंगे। और यही वो वजह है कि हम क्लोरीन गैस को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, कास्टिक सोडा को हम डिफरेंट जगहों पर बना रहे हैं। देखिए क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जा रही है, NaOH यहाँ से निकल जा रहा है, दोनों में इतना डिस्टेंस है कि आपस में रिएक्शन का इनको मतलब कि स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो जो NaOH होता है इसी को हम लोग जो है वो कास्टिक सोडा भी कहते हैं, अगर आपको याद हो तो ये कास्टिक सोडा भी इसी का नाम होता है, ठीक है, सेम बात है। ये तो एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या है जिसकी वजह से इस प्रोसेस को बैंड कर दिया गया? तो उसका डिसएडवांटेज है ड्यू टू द यूजेज ऑफ मरकरी। क्योंकि मरकरी के बारे में आप जानते हैं कि जो मरकरी होता है ना बेटा, मरकरी का नेचर कैसा होता है? टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक से मुराद होता है जहरीला, कि ये टॉक्सिक होता है, ये जहरीला होता है। आपने देखा होगा मरकरी आपके घर पे जो है वो थर्मोमीटर में मौजूद होता है और थर्मोमीटर में जो मरकरी है उसको जो है वो छोटे बच्चों के हाथ में वो नहीं दिया जाता है, थर्मोमीटर को ख़ास तौर पे, क्योंकि वो टूट सकता है और उसका मरकरी जो निकल सकता है, क्या पता उसको कोई खा ले या फिर वो किसी तरह से आपकी बॉडी में कट्स वगैरह से चला जाए। इंसान की बॉडी में जब ये चला जाता है तो इंसान साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से हमारा ब्रेन फंक्शनिंग जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। जब मरकरी पॉइजनिंग इसको हम कहते हैं, दिमाग पे अटैक करते जाकर। ये मरकरी डेंजरस एक लिक्विड है। इसी तरह से अगर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पास, जैसे कि अब ये मरकरी यूज़ कर रही है ना, तो ये मरकरी कभी ख़राब हो जाता है या डिस्कार्ड करना होता है तो उसको वो रिवर में या ओशन में डिस्कार्ड कर देती हैं। अब रिवर में डालने से जाहिर सी बात है कि मीठा पानी उसमें जब वो मिक्स हो जा रहा है तो मीठा पानी पॉल्यूट हो जा रहा है, वाटर पॉल्यूशन कॉज हो रही है, उसको इंसान पिएगा तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यही अगर वो मरकरी को समंदर के पानी में डाल देती हैं तो आया कि समंदर का पानी इंसान पीता नहीं, लेकिन समंदर के अंदर आबी हयात, एक्वेटिक लाइफ या मरीन लाइफ रहती है, जैसे मछली हैं, क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं, बहुत सारे जो है वो आपने देखा होगा कि जानवर जो है ज़मीन से ज़्यादा जानवर जो है वो अल्लाह ताला ने उसमें बनाए हैं, समंदर के अंदर बनाए, तो उन सबको नुकसान पहुंचता है, वो मरना शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि एक डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस का कि मरकरी जो उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो वो एक तरह से इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। समझ में आ गया सबको?